हाँ जी, पेज नंबर 30। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू। आई थिंक पूरा चैप्टर बीत गया अब तो। एनुअल वैल्यू को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट एनुअल वैल्यू इज दी रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग, द एनुअल रेंट अर्निंग कैपेसिटी, राइट। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन 91, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड? द फर्स्ट इज दैट प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग विद और विदाउट एडजॉइनिंग लैंड। कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर है ये बिल्डिंग की रेंटल वैल्यूज को टैक्स करता है, करेक्ट। नीचे इन्होंने सेकंड पॉइंट में दिया है कि अ लैंड विच इज नॉट एडजॉइनिंग टू एनी बिल्डिंग, उसका अगर रेंट है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पंजाबी बाग में एक जन्माष्टमी ग्राउंड है, कभी नोटिस किया? वहां बहुत मैरिज फंक्शंस एंड अदर थिंग्स होते हैं, तो वहां कोई बिल्डिंग तो है नहीं, बट रेंट है, कांस्टेंट चढ़ता है। ऐसे अगर आपने देखा हो इधर आसपास एक पड़ता है इलाका NSP, उधर भी साइड में काफी मैरिज फंक्शंस होते रहते हैं ना, एग्जीबिशंस भी होती हैं, सेल्स भी लगती हैं, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो ये सब भी क्या रेंट ही तो है, बट लैंड है, ओनली लैंड इज देयर इज नो बिल्डिंग, सो दैट रेंट इज इनकम फ्रॉम अदर्स बिकॉज इट इज नॉट एडजॉइनिंग टू एनी बिल्डिंग। देखिए, हाँ, आपका जो जवाब है वो ठीक है, लेकिन आई बिलीव कि वहां पर जो बंदा रेंट पे ले रहा है जगह, वो बिल्डिंग को तो रेंट पे ले नहीं रहा। वो जो छोटा सा कमरा आपने बनाया दैट इज फॉर मैनेजमेंट ऑफ दैट स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो आप लेट आउट करें। अगर आपने गौर किया हो, आप ही के क्वेश्चन पे फिर आगे बढ़ रहा हूं, कि वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे जो मैरिज से रिलेटेड, वो बने ही रहते हैं, हटते नहीं हो, कभी कभी चेंज होते नहीं, तो वो एज इट इज पड़ रहते हैं, वो रोज उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसको री रेनोवेट करते रहते हैं। तो अगर वहां पे उसने कोई छोटा सा अपना ऑफिस बना भी दिया तो इट विल नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ दैट स्ट्रक्चर फ्रॉम लैंड टू बिल्डिंग। नोबडी कैन से कि मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फार्म हाउसेज में आपने बहुत मैरिजेस अटेंड की होंगी, फार्म हाउस में भी ज्यादातर लैंड होती है, बट फार्म हाउस में हमेशा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है काफी बड़ा, वो भी इतना बड़ा, इतना छोटा नहीं होता, और उसमें 8-10 कमरे, वो तो जो ज्यादातर लोग लेते हैं वो पूरा लेते हैं, तो उसमें वो उस पोर्शन में भी कुछ रख रहे होते हैं, कुछ लाइक पूजा वगैरह उसमें करते हैं, सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। तो वहां पर वो एक फिर भी मिक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आप बता रहे हो उस इमेजिनेशन पे अगर चलें तो इट विल नॉट बिकम बिल्डिंग। फाइन। बिल्डिंग के बारे में इन्होंने कहा है कि दैट बिल्डिंग मीन्स अ स्ट्रक्चर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड और स्टोन्स। अंडरलाइन किया हुआ मैंने। व्हाट इज बिल्डिंग? बिल्डिंग इज अ स्ट्रक्चर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड और स्टोन। सिंपल सी बात है, परमानेंट स्ट्रक्चर को ही तो बिल्डिंग बोलेंगे। एंड अगली लाइन में इसी के कंटिन्यूएशन पैराग्राफ में कहता है कंस्ट्रक्टेड फॉर अ यूजफुल पर्पस विच मे और मे नॉट हैव द रूफ। एक्चुअली रूफ तो होगी नहीं तो बिल्डिंग क्या बनेगी, लेकिन एक कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं जिनमें रूफ पूरे नहीं होती। जैसे एग्जांपल लिया गया स्टेडियम्स एंड स्विमिंग पूल्स का, इनमें पूरी कवर नहीं होती समटाइम्स, बट बिल्डिंग तो होती है तब भी। स्टेडियम में तो इसका मतलब इसमें ऑफिसेज नहीं होते होंगे या रहने के लिए जगह नहीं होती होगी, सब कुछ होता ही है। तो सम स्ट्रक्चर इज ओपन, सम स्ट्रक्चर इज क्लोज्ड, मिक्स। स्विमिंग पूल में भी आप जाएं तो स्विमिंग पूल में भी कुछ हिस्से ओपन हो सकता है, लेकिन जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है और बहुत सारा होता है वो सारा तो क्लोज ही होता है। तो ज्यादातर सभी जगह जो है स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज ही होता है, बट इट कैन बी लाइक रेस्टोरेंट्स में भी तो हो सकता है, देयर कैन बी ओपन एयर रेस्टोरेंट्स आल्सो। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इस तरह का एटमॉस्फेयर, तो इट कैन बी लाइक अ कॉम्बिनेशन। अ हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन इनकैपेबल ऑफ बीइंग लेट आउट इज नॉट कवर्ड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक मकान बन के तैयार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है बिल्डिंग डज नॉट मीन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनली, इसमें कमर्शियल भी आएगी। ये भी पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने। सेकंड पॉइंट मेजर हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस फॉर टैक्सेशन इन दिस चैप्टर। सेकंड पॉइंट इज असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये भी हमने कई बार पढ़ा है। अगर टेनेंट होगा और वो सब लेटिंग करेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। ठीक है, जैसे माना आपकी बिल्डिंग है 50 कमरों की, मैंने पूरी की पूरी किराए पे ले लिया आपसे ₹1,00,000 महीने पे, और उसके बाद मैंने एक कमरा इनको दे दिया 4,000 पे, एक कमरा इनको दे दिया 2,000 पे, एक कमरा इनको दे दिया 3,000 पे। व्हाट इज दिस? सब लेटिंग। व्हाट इज दिस? सब लेटिंग। क्योंकि मैंने तो आपसे पूरी बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो जो आप हो जिसकी पूरी वो 50 रूम्स की पूरी बिल्डिंग है,
आपके लिए हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैं हूं, मेरे लिए वो लाख रुपए हो गए एक्सपेंडिचर, और वो एक 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 बंदे से जो मैं ले रहा हूं सब लेटिंग करके, वो हो गया मेरा ग्रॉस रेवेन्यू, तो इट विल बिकम माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर मैं यही काम 2 बिल्डिंगों में, 5 बिल्डिंगों में, 10 बिल्डिंगों में करता हूं ऐसे ही, तो फिर ये क्या बन जाएगी मेरी बिजनेस इनकम। इन्होंने कहा ऑनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ऑनरशिप। वे डीम्ड ऑनरशिप क्या है? ये एग्जाम के अंदर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डीम्ड ऑनरशिप, राइट? डीम्ड ऑनरशिप का क्या मतलब है? पहले कंसेप्ट समझो। डीम्ड ऑनरशिप का मतलब है कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है बट है आपकी। डीम्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, मानी गई, बिल्कुल ठीक है। अज्यूम्ड, और कोई वर्ड इसका हम सोच ले, वैसे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, वैसे एक तो हो गया अज्यूम्ड ऑनरशिप या टेकन लाइक, ठीक है ना, कंसिडर्ड लाइक, डीम्ड ऑनरशिप, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सेक्शन 27 में कुछ केसेस दिए हैं कि भाई इसको हम डीम्ड ऑनर मानेंगे, करेक्ट। वो कौन कौन से केसेस हैं? पहला, प्रॉपर्टी गिफ्टेड इन द फैमिली। अगर कोई आदमी अपनी वाइफ के नाम मकान गिफ्ट कर दे, ही विल बी डीम्ड एज ऑनर ऑफ दैट। कोर्ट के पास जो कागज होंगे, जो रजिस्ट्री होती है, वहां पर किसके नाम होगा मकान? वाइफ के, बट टैक्स किस पे लगेगा? हस्बैंड पे, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इज इट फाइन? मैं इसको पढ़ता हूं, इसमें कुछ बच्चों का भी प्रोविजन है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये कहता है एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस, जरूर नहीं वाइफ ही हो, वाइफ भी अपनी प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम कर सकती है। स्पाउस वर्ड क्लियर है आपको क्या होता है? नहीं, हाँ, पार्टनर के लिए जो हमारी लाइफ में होता है उसके लिए वर्ड स्पाउस कॉमन वर्ड है। हस्बैंड तो हो गया, लाइक वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ। अगर कॉमन यूज करना हो तो स्पाउस। अगर हम टर्म स्पाउस यूज करते हैं तो मीन्स वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ। तो दिस इज द कॉमन टर्म जो लीगल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है। स्पाउस मीन्स हस्बैंड आल्सो, बट स्पाउस मीन्स वाइफ आल्सो। क्लियर? So an individual who transfers any house property to his or her spouse or to his minor child shall be deemed to be the owner of the property. उसको हम डीम्ड ऑनर मानेंगे। इसका मतलब अगर बड़े बच्चे को ट्रांसफर कर दिया जाए तो नहीं माना जाएगा, नहीं? इस पैराग्राफ को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? दोबारा पढ़ो। अगर हम अपनी वाइफ को ट्रांसफर करें या माइनर बच्चों को करें, माइनर बोले तो लेस देन 18, है ना, अगर 18 ईयर्स एंड अबव के बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी तो फिर डीम्ड ऑनरशिप के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। दिस इज व्हाट द लॉ सेज, ठीक है। हो तो सकती है अंडर गार्जियनशिप डाल के, कुछ भी होने को तो हो सकता है, शेयर्स, प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, होने को कुछ भी हो सकता है माइनर के नाम पे। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ माइनर अंडर द गार्जियनशिप ऑफ somebody, maybe the father, maybe anybody. क्लियर हो रहा है प्रोविजन यहां तक? उससे कोई इसकी इन्होंने बात नहीं की ना उस बारे में। तो नहीं, एक पे एग्जम्पशन लगती है। हाँ, तो वो नहीं मानेंगे ना, डीम्ड ऑनर मान लेंगे ना आपको। वाइफ कुमारी हो नहीं कुमारी उसकी तो बात की नहीं ना इन्होंने। इन्होंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि अगर वाइफ अर्निंग है तो नहीं लगेगा या वाइफ अर्निंग है तो लगेगा, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। इन्होंने सिंपल एक बात बोल दी कि अगर आप अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो तो आपको टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। हाँ, हम डीम्ड ऑनर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? माला पहनाने के लिए। हम उसको डीम्ड ऑनर किस लिए बना रहे हैं? सिर्फ टैक्सेशन पर। और तो वैसे आप उसने वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो कर दी, कल वाइफ कह दे उसको कि अब तुझे घर में घुसने की जरूरत नहीं है, बाहर खड़ा रहे रात को टैक्स तो फिर भी देगा बट खड़ा रहेगा बार बार, तो मत करो गिफ्ट। किसने कहा?
फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज अगर प्रॉपर्टी वाइफ को गिफ्ट कर दिए तो प्रॉपर्टी वाइफ की, सिर्फ टैक्सेशन पर्पज की। कैसे? हाँ होगा सर, मैंने तो कह दिया ना, डीम्ड ऑनर बना के वापस हस्बैंड पे ले आएंगे। वापस हस्बैंड पे टैक्स ले रहे हैं हम, तो इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं? कहाँ हुआ? तो उस वाली टैक्स प्लानिंग, ये वाली टैक्स प्लानिंग फेल है, यही तो बता रहा हूं मैं। हाँ तो फिर ये वाली अगर उसने वैसे ही गिफ्ट किया तो ठीक है, बट टैक्स बचाने के लिए किया तो कोई बचेगा नहीं ना, क्योंकि हमने तो पढ़ ही लिया सेक्शन 27 में आके उसी को डीम्ड ऑनर बना देंगे, तो वो वाली टैक्स प्लानिंग तो फेल ही होगी ना उसकी। तो अगर साल की 2 लाख की इनकम है और बच्चों के नाम मकान कर दें, सुमित के नाम, सुमित की उम्र क्या है? शिवम, हाँ चलो एक ही बात है, 18 पूरा करेक्ट, पूरे हो गए पार, बर्थडे आ चुका 18वां। बस आज फिर घर जाओ और पापा को समझाओ टैक्स बचाने का अच्छा उपाय, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, टन है। नहीं नहीं ऐसे कैसे निकालते, अर्निंग की जरूरत ही नहीं ना सर, अर्निंग की जरूरत ही नहीं ना। माना प्रॉपर पापा के नाम प्रॉपर्टी है, वो आपके नाम कर दी और उस पर रेंट आ रहा है कोई, तो 2 लाख रुपए तक की तो एग्जाम्पशन है ही ना, हर बंदे को 2 लाख की एग्जाम्पशन मिलती है। और हाउस प्रॉपर्टी में तो 30% स्टैंड डिडक्शन भी है, 3 लाख आएंगे मान लेते हैं, 3 लाख में से 30 टू 10 हाउस टैक्स 10,000 बस बराबर टैक्स फ्री। अरे भैया कमाने से इनकम होती है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टियां हो और उनका किराया आ रहा हो तो ऑटोमेटिक इनकम आ रही है ना। तो उसका क्या इलाज है? बहुत सारे लोग हैं दुनिया में इतने लकी हैं, उनके पास प्रॉपर्टियां हैं, वो कुछ नहीं करते, बैठ रहते आराम से, तब भी इनकम तो आ ही रही है ना। प्रोविजन क्लियर? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम तो बात ही कर रहे हैं इस बात की कि प्रॉपर्टी है और वाइफ को गिफ्ट की। ठीक है, आगे आज जो एक असाइनमेंट मैंने इश्यू किया उसमें एक क्वेश्चन क्रिएट किया इसी बात को कवर करते हुए कि सपोज हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी नहीं दी, पैसा दिया, या वो बात जो आयुष कह रहा है, और उस पैसे से प्रॉपर्टी सीधा वाइफ के नाम ही ले ली, तो इन दैट सिचुएशन ये डीम्ड ऑनरशिप अट्रैक्ट नहीं होगी। लेकिन इनकम टैक्स वाले पागल तो है नहीं, उन्होंने एक और चैप्टर बना रखा क्लबिंग ऑफ इनकम, जहां लिखा है कि अगर आप इस तरह की गिफ्टेड मनी से जो है अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उसकी इनकम क्लब हो जाएगी, बात वही हो जाएगी, फिर भी घूम के वहीं आ जाएगी, टैक्सेशन फिर भी हस्बैंड पे ही आएगा। काफी साल हो गए ना एक्ट बनाए। तो जो एसएससी गड़बड़ करते हैं तो उनको पता तो चली जाता है, अगले साल अमेंडमेंट ये ले, तो ऐसा कुछ नहीं होता, इतने बेवकूफ नहीं है इनकम टैक्स वाले। और अब जो आया है हमारा नया मिनिस्ट्री तो बहुत तेज है, बहुत तेज है, ये तो बहुत तेज है। एक्सेप्शंस टू द पॉइंट आर हाउस ट्रांसफर्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब वो तो फिर ऑब्वियस है, वो गिफ्ट ही नहीं है। माना 50 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए ले देके अगर ट्रांसफर की जाए तो वो तो फिर गिफ्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रोविजन विल नॉट बी अफेक्टेड। दूसरा, हाउस ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, डिवोर्स हो रहा है उनका, हस्बैंड कहता है डिवोर्स ले ले मेरे से, मेरी माँ ये मकान ले ले तू मेरे से। ठीक है, फिर कोई टैक्सेशन नहीं है, फिर वाइफ ही टैक्स देगी अगर कोई इनकम हो तो। देन हाउस ट्रांसफर टू द माइनर मैरिड डॉटर। अब इस पे मेरे से क्वेश्चन मत पूछना ये क्या है, माइनर मैरिड कैसे हो सकती है, ये क्वेश्चन मेरे से मत पूछना, क्योंकि मैंने चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं पढ़ा हुआ। चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं पढ़ा हुआ मैंने। माइनर अगर मैरिड होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट द क्वेश्चन इज कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर माइनर मैरिड डॉटर के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए तो डीम्ड ऑनरशिप अट्रैक्ट नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं चाहते आप, कोई इसमें ना अपने मन में मत ख्वाब लाओ और इसको जैसा है ऐसे पढ़ो, बस जो लिखा है पढ़ लो। माइनर मैरिड डॉटर को दी जाएगी तो क्लबिंग नहीं होगी, डीम्ड ऑनरशिप नहीं होगी, बस जो लिखा उतना पढ़ो उतना समझो, ज्यादा मत सोचो। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, प्रॉपर्टी गिफ्टेड इन द फैमिली। सेकंड पॉइंट, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट। एस्टेट क्या होता है? प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स। इम्पार्टिबल मीन्स वो प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, इम्पार्टिबल एज द नेम इज सजेस्टिंग। प्लीज समझिएगा इस पॉइंट को, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, ये क्या फंडा है? ये फंडा दो केसेस में है। एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कई बार फैमिली प्रॉपर्टी होती है, पार्टीशन एज पर ट्रेडिशन हो नहीं सकता, तो जो घर का एल्डेस्ट मेंबर होता है, मेल मेंबर, वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। करेक्ट, करता कह लो कुछ भी। तो दैट सिचुएशन इज होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, ही विल बी डीम्ड एज ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसी से पूरे पे टैक्स लेंगे। दूसरा, कुछ बुक्स में इसके ऊपर एग्जाम्पल मिलता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पुराने जमाने का बंदा था, बहुत उसके पास प्रॉपर्टीज वगैरह थी, तो उसने क्या था, 4 भाई थे मान लेते हैं, बेटे मतलब उसके, चारों बेटों में सब प्रॉपर्टी बांट दी, लेकिन एक मंदिर था ना, एज पर द फैमिली ट्रेडिशन वो मंदिर के थोड़े टुकड़े कर दोगे, वो मंदिर तो चलता रहेगा, तो वो कौन उसको संभालेगा मंदिर को? द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ही विल बिकम द होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, मीन्स सच प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी पार्टीशनड। तो इस सिचुएशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता, वो कहता भाई कौन है इसका होल्डर, मतलब ये प्रॉपर्टी है किसके कब्जे में, हु इज द पोजीशन होल्डर, हु इज द कंट्रोलर, वो एक ही बंदे से टैक्स ले लो, बात। ही इज डीम्ड एज द ऑनर। तो फालतू के टेंशनबाजी में नहीं जाना चाहता। हाँ, अब वो तो उनके आपस की क्या सेटिंग है जी, वही जानते हैं ना। मैं यहां पर जो कंसेप्ट है वो बता सकता हूं कि इनकम टैक्स ने ये प्रोविजन क्यों बनाया, ये समझा सकता हूं कि वो झगड़े में नहीं पड़ना चाहते आपकी फैमिली में क्या है क्या नहीं, यू नो बेटर, हमें नहीं समझना आपसे। अगर आप कहते हो जी ये प्रॉपर्टी तो सबकी है, तो फिर सबसे टैक्स लेना तो पॉसिबल नहीं है। माना मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, मैं आपके घर जाऊं और आपकी कोई धर्मशाला हो जिससे आप दुनिया भर की रेंटल इनकम्स कमा रहे हो, प्राइवेट धर्मशाला है, तो मैं आप कहो जी किसकी है जी, तो सारे कुनबे की है जी। अब कुनबे से थोड़ी टैक्स लेंगे। अरे यार आप समझ रहे हो मैं जोक मार रहा हूं या खड़े होकर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनते नहीं बात को। तो कुनबे को डिफाइन कैसे करेंगे? इसलिए वो कहते हैं होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, हु इज द कंट्रोलर, एक बंदे को सामने लाओ, उसको डीम्ड ऑनर मान लेंगे। आ रही बात समझ में? जो पुरखों की इस तरह की प्रॉपर्टियां होती हैं उनके तो कई बार ढंग से कागज को कुछ भी नहीं होते, कैसे डिफाइन कैसे करोगे? तो वो ठीक है, ये होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट हो गया, एक बंदे को पकड़ लेंगे, उससे टैक्स ले लेंगे, पर्पज इनका पूरा हो जाता है। उसके बाद तुम आपस में उसमें जो मर्जी करो, झगड़ो रखो उसको, जो मर्जी करो। इन्होंने कहा जी बेच देते हैं, कल को बेच दोगे तो किसी एक व्यक्ति विशेष को बेचोगे ना, फिर तो बात खत्म हो गई। वो पैसे को वो प्रॉपर्टी और फैमिली कैसे आपस में बांटेगी, क्या करेगी, वो उससे उनका कंसर्न फिलहाल नहीं है। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट से पकड़ लेंगे वो तो टैक्स बात। लॉजिक क्लियर? थर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी फ्लैट्स देखे ही होंगे आप लोगों ने, आप में से कुछ लोग रहते भी होंगे। तो सोसाइटी फ्लैट जो होता है उसकी जमीन किसके नाम होती है? सोसाइटी के। जो मेंबर होते हैं वो सोसाइटी को पैसे देते हैं, हाँ। फिर बिल्डिंग बनती है, हाँ। फिर क्या होता है? मेंबर के नाम फ्लैट अलॉट कर देते, तू रह ले इसमें। लीगली ऑनर कौन है जमीन का? सोसाइटी। तो टैक्स सोसाइटी से ले नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि जिसको वो फ्लैट अलॉट कर देंगे वो डीम्ड ऑनर है, बेचारा वो प्रैक्टिकली प्रॉपर ऑनर है, बट फिर भी उसको कवर कर दिया है इस सेक्शन में कि चलो भाई तेरे को डीम्ड ऑनर मान लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उस कंसेप्ट में, सोसाइटी फ्लैट वाले कंसेप्ट में, कि वो जो जमीन है दैट इज इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, दैट इज नॉट इन योर नेम। बात आ रही समझ में? वो बात अलग है। आजकल एक लेटेस्ट कंसेप्ट और आ गया कि फ्री होल्ड कर देते हैं। फ्री होल्ड होकर तो आप ऑनर बन गए उसके, उस पोर्शन के, बट ज्यादातर अभी भी काफी सारे फ्लैट्स फ्री होल्ड नहीं है, तो वहां ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजेक्शन। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में बाद में समझेंगे, पहले बताइए पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? किसी के नाम कुछ भी, क्या? विल इतना अच्छा नहीं एग्जाम्पल है। ये जो आप बोल रहे थे वो पहले वाला कुछ ठीक था। देखो पावर ऑफ अटॉर्नी में बताता हूं। जैसे सपोज आपको बैंक में जाकर चेकबुक इश्यू करानी है मेरे अकाउंट से। अगर चेकबुक इश्यू करानी है मेरे अकाउंट से तो किसे जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए। अगर मैं आपके नाम पर एक लेटर लिख दूं दैट सो एंड सो पर्सन इज कमिंग एंड ही इज अथोराइज्ड टू कलेक्ट द चेकबुक ऑन माय बिहाफ, दिस इज पावर ऑफ अटॉर्नी। सिंपल लैंग्वेज में अथोराइजेशन लेटर होता है वैसे तो, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की होती हैं, जनरल पावर अटॉर्नी, स्पेसिफिक पावर अटॉर्नी। जनरल हो गई कि भाई आप मेरे बिहाफ पर, लाइक मैं जा रहा हूं फॉरेन कंट्री, वहीं रहूंगा मैं, बट यहां मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मैंने जो हमारे मैनेजर साहब है इनके नाम पावर अटॉर्नी लिख दी, भाई ये मेरे बिहाफ पर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, बिजली पानी के बिल भुगत सकते हैं,
रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, सेल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फलान 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 फलान। जनरल पावर अटॉर्नी दे दी। नाउ बेस्ड ऑन दैट पावर अटॉर्नी ही विल बी डीलिंग ऑन माई बिहाफ, दिस इज पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेसिफिक पावर अटॉर्नी हो गई, ही कैन डील ऑन माई बिहाफ टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, बस एक ही काम के लिए दिया। या ही कैन डील विद द स्टाफ फॉर पेइंग देयर सैलरीज, एक स्पेसिफिक काम के लिए इनको पावर अटॉर्नी। ये कंसेप्ट बता रहा हूं, इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी में पावर अटॉर्नी क्या करेगी। फ्री होल्ड जब प्रॉपर्टी होती है तब तो सेल परचेज हो जाती है, जब फ्री होल्ड नहीं होती, बात आ रही समझे, तब जो सेल परचेज होती है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू होती है। वो क्या होती है, जैसे सपोज मैं इस प्रॉपर्टी में रह रहा हूं, तो मेरे पास क्या राइट है, मेरे पास 3 राइट है मोटा मोटा। एक उसमें रहने का, 2 उसको बेचने का, 3 उसको किराए पे देने का, बाकी और बातें गढ़ लो, तो लॉ ने गढ़ रखी होती है दुनिया में। तो मैं क्या कर सकता हूं, सपोज प्रैक्टिकली मैं इस चीज को बेच रहा हूं, बट क्योंकि फ्री होल्ड नहीं है, मेरे नाम पे खुद ही नहीं है, तो मैं बेच ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू इनको ट्रांसफर कर दूंगा। और इनके पास क्या पावर हो जाएगी उसके बाद, इसके बाद उनके पास पावर होगी कि ये भी चाहे तो उसमें रह सकते हैं, चाहे किराए पे दे सकते हैं, चाहे आगे बेच सकते हैं। तो सिंपल परिभाषा पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो ये है कि जब प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं होती तब जो सेल परचेज होती वो क्या कहलाती, पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें जो सेल्स कंसिडरेशन है वो दी जाती है, प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है वो ली जाती है, जो ओल्ड पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के, जिसको चेन बोलते हैं, ओरिजिनली किसके नाम थी, फिर किसको बिकी, फिर किसको बिकी, वो पेपर्स हैंडओवर हो जाते हैं। रिसीट, एग्रीमेंट टू सेल, ये वो विल वगैरह बना बनू के ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो खरीद रहा है ही इज द प्रैक्टिकल ऑनर, जो इस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है ऐसे इज द प्रैक्टिकल ऑनर, उसको सेक्शन 27 क्या बोलता है, डीम्ड ऑनर, बट ही इज द प्रैक्टिकल। इज इट क्लियर? फ्री होल्ड होता है, देखिए जितनी भी जमीनें हैं वो जमीन सरकार की है, ठीक है, हाँ, उसके लिए आपको ग्राउंड रेंट पे करना होता है, जमीन हमेशा सरकार की। बट अब लेटेस्ट कंसेप्ट ये आ रहा है धीरे धीरे, गवर्नमेंट कहते ठीक है आप हमारे को 1 टाइम पेमेंट दे दो और उसके बाद जमीन आपकी होगी, करेक्ट। तो एक तरह से जो फ्री होल्ड है, फ्री का मतलब यू आर फ्री फ्रॉम लायबिलिटीज पेबल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाउस टैक्स नहीं देना, हाउस टैक्स तो तब भी देना है, फ्री होल्ड पे भी आप आने वाले समय में जो अमेनिटीज, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज ले रहे हो उसके लिए हाउस टैक्स तो देना है। बट जो जमीन है, जैसे दिल्ली में सारी जमीन डीडीए की है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, ऐसे हर जगह होती है, गाजियाबाद में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, तो उस अथॉरिटी को जो उसकी पेमेंट बनती है जमीन की वो आपने दे दी, तो फिर वो प्रॉपर्टी बन जाती है फ्री होल्ड। बेसिक कंसेप्ट तो ये है, इससे ज्यादा डिटेल में तो मेरे को लगता नहीं जाने की आपको जरूरत है। अगर आपने फ्लैट डायरेक्ट डीडीए से लिया है तो डिपेंड करता है डीडीए ने आपको बेचा है कि लीज पे दिया है। अभी इससे नेक्स्ट पॉइंट और आ रहा है, 5वां पॉइंट हाथ के, लीज फॉर 12 ईयर्स और मोर। आप कभी भी अपना मकान 12 साल के लिए किराए पे नहीं देते। आप जब किराए पे देते हो तो कितने के लिए देते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। 12 साल का कोई फंडा नहीं होता। एक्चुअली डीडीए का ये कंसेप्ट है, और जगह भी होगा, कि वो ना आपको लीज पे दे देती है फ्लैट 99 ईयर्स की, ये सोच के कि भैया जो भी XYZ बंदा है अगर उसको 99 ईयर्स के लिए दे दी तो आज की तारीख में मतलब मोर और लेस अब उसकी पूरी जिंदगी के लिए वो प्रॉपर्टी उसकी होगी। ये कंसेप्ट था, अब ये भी खत्म हो रहा है। अब मैंने कहा ना, तो वो सेल करने में बिलीव कर रहे हैं कि एक बार पेमेंट दे दो बात। तो अगर हम पुरानी स्कीम पे चले जो डीडीए की थी लीज वाली, 99 ईयर्स के लिए लीज पे देते तो हर साल कुछ ग्राउंड रेंट आपको देना पड़ता था, तो तब तक वो प्रॉपर्टी कहलाती थी लीज होल्ड। और जब आप वो पूरे पेमेंट एक बार में देके फ्री करा लेते थे अपने आप को, तो वो कहलाती थी फ्री होल्ड। ठीक है, तो जो 4th और 5th पॉइंट है एक तरह से कनेक्टेड ही है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है फॉर 12 ईयर्स और मोर, तो वो मानते हैं ऐसी फालतू की ट्रांजैक्शन है, बेसिकली बेच दिया है और दिखा रहे हैं कि किराए पे दी हुई है। इसलिए इन दैट सिचुएशन जिसने 12 साल से ज्यादा के लिए लीज पे लिया है 12 और मोर ईयर्स, उसको डीम्ड ऑनर मान लेते हैं प्रॉपर्टी का। हमारी बात समझ में, ये कंसेप्ट है। शुड आई रिपीट एनीथिंग? डीम्ड ऑनरशिप के 5 पॉइंट हैं। पहला, प्रॉपर्टी गिफ्टेड इन द फैमिली टू आइदर स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन। एक्सेप्शंस आर प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, माइनर मैरिड डॉटर। एक पॉइंट खत्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ जी, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट।
तीसरा मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथा पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजेक्शंस, और पांचवा लीज ऑफ 12 ईयर्स और मोर। क्लियर? थियोरी क्वेश्चन आएगा इस पे एग्जाम में, अगर आएगा तो आप आराम से लिख सकते। हम ऐसे पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि इस चैप्टर में टैक्सेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो पहली बात ये थी कि बिल्डिंग होनी चाहिए, दूसरी बात ये थी कि ऑनर होना चाहिए, और तीसरी बात कि ये बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। किसके बिजनेस प्रोफेशन? असेसी के। किराएदार के तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज हो सकती है, असेसी के नहीं। क्यों भाई? असेसी से क्या चिड़ है इनको? चिड़ नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है तो फिर वो बिजनेस हेड में ट्रीट होती है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं। दैट इज वो फिर सबलेटिंग वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने एग्जांपल दिया था। इनका क्वेश्चन है अगर 12 साल से कम की कोई लीज एग्रीमेंट है तो उस ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट कैसे होगी? वो फिर सबलेटिंग स्टाइल में जाएगा, अगर सबलेटिंग कुछ है तो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है यहां पर आकर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी इन ए फॉरेन कंट्री। कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, वही है। मतलब वहां के हिसाब से जीएवी निकाल लो, वहां के हिसाब से हाउस टैक्स पे कर दो, एनएवी आ गई, 30% स्टैंड डिडक्शन, वहां के हिसाब से अगर कोई इंटरेस्ट है तो ठीक है। एक आदमी की फॉरेन में प्रॉपर्टी है तो इंडिया में क्यों टैक्स लगेगा भाई उस पर? कोई लॉजिक है इस बात का? क्या है? किराए पे तो दे सकता है। मैं यहाँ इंडिया में क्यों पढ़ रहा हूं इसको? दो सिचुएशन में इंडिया में टैक्सेबल होगा बेसिकली। एक तो ये कि वो रेंट इंडिया में रिसीव कर रहा हो, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। और दूसरा ये कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से अगर वो आरओआर है, रेजिडेंट है इंडिया का, तो फिर उसको इंडिया में टैक्स लगता है। सो बेसिकली इन दीज टू सिचुएशन। वैसे तो ठीक है, क्वेश्चन ने तो पूछा भाई फॉरेन कंट्री की कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन तो वैसी ही होगी। ऐसे इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि भाई अगर फॉरेन कंट्री में तो हाउस टैक्स नहीं होगा या स्टैंड डिडक्शन 40% मिलेगी। सेम अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉरेन कंट्री में भी तो भी वो लिमिट 30,000। आप बोलोगे सर वहां तो डॉलर इतना महंगा है, 30,000 1.5 लाख से क्या होगा? जो भी है, अगर वो क्वेश्चन कहता है फॉरेन कंट्री की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और लंदन में है ना, और पाउंड जो है वो 80 रुपए का है, तो ठीक है, जो है सो है। रिपेयर के लिए लोन है 30,000 की, तो क्या बचेगी फिगर? कुछ भी नहीं बचेगी। और जो भी है, they have not created a separate law if the property is located in a foreign country. The provisions are same, but the thing is that it will be taxed in India only if the assessee is either resident of India ROR or the rent is received in India, income is received in India. Second, disputed ownership, question 93. क्या लगता है डिस्प्यूट होने पे क्या होना चाहिए? वो करेंगे ना, इनकम टैक्स वाले थोड़ी करेंगे। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, आप बोलते हो मैं मालिक हूं, ये बोलता है मैं मालिक हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? हैं? हाँ जी, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो ये कि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड भी है और रेंट भी आ रहा है तो कोई तो उसका पोजेशन होल्डर होगा, कोई तो होगा जो रेंट रिसीव कर रहा होगा। सपोज मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको यूज भी कर रहा हूं, किराए पे भी दे रखा, सब कुछ हो रहा है, आपने मेरे पे केस कर रखा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक। इनकम टैक्स वाले कहते हैं जब केस डिसाइड होगा तब देख लेंगे, जब तक नहीं होता तब तक जो पोजेशन होल्डर है, द वन हु इज एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट विल बी टैक्सेबल। अगर झगड़ा इतना तगड़ा है, क्या है? झगड़ा इतना तगड़ा है कि ताले पड़े हुए हैं कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि बंद कर दो, अब इसको बहुत झगड़ा है, इसमें मत जाओ अंदर, फिर क्या होगा? ऑब्वियसली देन देयर इज नो रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग, देन नथिंग इज टैक्सेबल। एनुअल वैल्यू तो मीन्स रेंट अर्निंग कैपेसिटी, रेंट अर्निंग कैपेसिटी नहीं, कोर्ट ने कह रखा बंद कर दो, जब तक मैं सॉल्व नहीं करता देयर इज नो जीएवी, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। डिडक्शन तो मिलेगी, लेकिन डिडक्शन तो तभी मिलेगी ना जब उसके लिए कोई इंटरेस्ट वगैरह दे रहा होगा, अदरवाइज एनएवी नील तो स्टैंड तो गई, एक इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन बनता है, अगर कोई दे रहा होगा तो यस उसकी डिडक्शन उसको मिली जाएगी। तो ज्यादातर इस तरह केसेस में ज्यादा दिन तो नहीं, कोर्ट भी बंद रखेगी, फैसला करेगी किसी न किसी के फेवर में तो देगी, इंटरिम डिसीजन दे दिए जाते हैं कि ठीक है यू कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टी, फिर फाइनल डिसीजन आते हैं। लॉ कहता है अगर फाइनल डिसीजन उल्टा हो जाए, माना सपोज प्रॉपर्टी जो है इनके पास थी, इन्होंने केस डाल रखा था, ये सही थे ये गलत था, बट इसके पास प्रॉपर्टी थी, ये पहलवान है,
उसने कब्जा किया हुआ था, रेंट भी आ रहा था, इसके बाद सब कुछ था। इनकम टैक्स ऑफिसर ने भी इसी पे टैक्स लगा दिया। बाद में पता चला जो सच्चा आदमी है वो केस जीत गया, उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस मिली। तो वो जो असेसमेंट होगी पिछले सालों की वो सारी रेक्टिफाई की जाएगी। देयर विल बी रेक्टिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। करेक्ट? सो क्लियर है डिस्प्यूटेड ओनरशिप? यस। उसे लेंगे भी तो सही ना नए वाले से, और वो उसको सारा रेंट भी तो वापस करेगा एज पर द कोर्ट। वो सारी चीजें रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। यस, रहेगा ही। कोर्ट उसको बोलेगा विद इंटरेस्ट दे, बदमाश, पेनल्टी भी दे, इसको सब कुछ दे। वैसे जीतना इतना आसान नहीं होता केस। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 94। हाँ, उम्र बीत जाती है, सही सीख गए बचपन में आप। ये कहता है एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज। अगर माना एसएससी का बिजनेस ही यही है कि वो प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, फिर किराए पे देता है, यही काम, तो कौन से हेड में टैक्स होगा? लॉ सेज इट इज आईएफएचपी। हम पढ़ तो चुके हैं कि अगर कमर्शियल पर्पज के लिए भी लेट आउट होगा तो आईएफएचपी में आएगा। तो ये भी एक डिसीजन है कि अगर आपका बिजनेस ही यही है तब भी आईएफएचपी। उनका ही कहना है कि भाई ये जो चैप्टर हमने बनाया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम ऑफ बिल्डिंग, है क्या, एक छोटी सी तो चीज है, उसी के ऊपर पूरा चैप्टर बना रखा है, तो एटलीस्ट इसकी फिर इज्जत करो। अगर आपने बिल्डिंग्स बना के किराए पे दी हैं, चाहे फिर आपका ये बिजनेस भी हो, तब भी हम इसको कौन से चैप्टर में लेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ईस्ट इंडिया हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। अब यहां गए हो कभी मेट्रो वॉक, है ना? तो मेट्रो वॉक जितना मेरे को पता है एक कंपनी ने डेवलप किया पूरा, और उसके बाद वहां जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं वो सब किराए पे, राइट? तो वो कंपनी का काम यही है, इतने बड़े एरिया को डेवलप किया और अब रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, कम है ज्यादा है जो भी है। तो नाउ दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस। बात समझ आ रही है? ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट, लेटिंग आउट इज सबसर्विएंट एंड इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस। डीसीएम का केस है। इस केस में क्या था कि जैसे एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री क्या, एक काफी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हैं जहां बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। तो वहीं पर उन्होंने क्या किया कि कुछ मकान बना दिए रहने के लिए, वर्कर्स के लिए, और उनसे थोड़ा बहुत किराया ले लिया। तो इस केस में डिसाइड हुआ कि जो किराया लिया दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न रेंटल इनकम, द ऑब्जेक्ट इज टू रन द बिजनेस मोर स्मूथली। So this is an activity incidental to business, hence it is not covered by this chapter but by the business act. ये डिसाइड हुआ, ठीक है? प्लीज बात को समझिएगा दो बातों में। जो पिछली बात मैंने बताई, आपको मेट्रो वॉक का एग्जांपल लिया, और अब मैं आपको एक फैक्ट्री की बात बता रहा हूं। दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले केस में मैंने प्रॉपर्टीज को डेवलप किया, इंटेंशन मेरी क्या थी कि प्रॉपर्टी को दे के किराया कमाऊंगा। दूसरे केस में मैंने क्या किया कि फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के पास वर्कर्स के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाए और उनको किराए पे दे दिए। वहां मेरी इंटेंशन क्या थी कि मैं अपनी वो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जो मेरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, उसको मोर बेटर वे में करूंगा, क्योंकि वर्कर्स नजदीक ही रहेंगे। तो सर्दी गर्मी बरसात में इनका रोज का ड्रामा होता है ये कि जी आज आओगे भैया, क्यों नहीं आया जी, आज तो बारिश हो गई थी, आज तो दूर हो गया जी, हो गया। तो कम से कम नजदीक ही रहेगा, साथ ही रहेगा, तो पैदल चल के आना, टाइम से आ जाएगा। बात समझे? तो बहुत सारे कंपनीज इसलिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बना देती है। So here the object is to run the business in a better and efficient way, not to earn rental income. तो जो नॉमिनल रेंट चार्ज किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि चलो भी जो उसके खर्चे हैं वो थोड़े कवर अप हो जाए। So this is not a rental income but a business receipt. Clear? इसी पे एक और केस भी दिया हुआ है इन्होंने आगे, मोदी इंडस्ट्रीज में भी यही था, उन्होंने डायरेक्टर्स के लिए कोई घर वर बनाए। तो इट इज नॉट अबाउट वर्कर्स, इवन आप डायरेक्टर, मैनेजर, किसी को भी इस तरह से अगर मकान देते हो तो वो जो रेंट आएगा दैट विल बी ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस रिसीट। और जब बिजनेस हेड में जाएंगे तो फिर सब कुछ अलाउड होगा। वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड ऑल दी एक्सपेंसेस, वो तो पूरी लिस्ट पढ़ी थी हमने। बिजनेस हेड का तो क्वेश्चन किया था ना, अगर एक बार बिजनेस हेड में ट्रीट हो तो कैसे होगी। आपने देखा कभी कभी स्कूल्स के अंदर छोटे छोटे बैंक्स, एटीएम काउंटर्स वगैरह होते हैं, है ना? तो ऐसे ही कई बार कंपनीज भी करती हैं कि अपने कंपाउंड में किसी बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, एक्साइज ऑफिस को, किसी को भी एक ऑफिस दे दे किराए पे। उससे क्या फायदा हो गया उनको दुनिया भर का कन्वेंस और टेंशन बच गई। आप इमेजिन करो कि मेरी कैश सेल्स है शाम तक रोज की 50 लाख की। अब मैं उस 50 लाख को रोज सड़क पे ले जाके बैंक में जाके डाल के आऊं,
ऐसा होता है? होता है, रिस्क है। अगर कुछ ऐसा चक्कर चल जाए कि मेरी प्रीमाइसेस के अंदर ही एक बैंक खुल जाए, तो मैं अंदर ही इंटरनली जाके वो 50 लाख डिपॉजिट कर दूंगा। या मेरा कुछ बिजनेस ऐसा है जिसमें सुबह शाम तक कुरियर जाते हैं बड़े जबरदस्त, अगर कोई पोस्ट ऑफिस की छोटी मोटी ब्रांच उसमें खुल जाए तो इट इज इजी फॉर मी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, कोई एक्साइज का, कस्टम का ऑफिस खुल जाए, कुछ मतलब आप समझ रहे हो कहने का मतलब। ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न रेंट, ऑब्जेक्ट है कि आपकी प्रोमाइसेस में अगर इस तरह के किसी डिपार्टमेंट का ऑफिस खुल जाए तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट। In that situation, the rental income again will be taxable as business income and not in the chapter house property. बात समझ में आ रही है? यानी कुल मिला के जो अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े, तीनों में एक ही बात कॉमन आ रही है, वो ये कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा किराया कमाना नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा है बिजनेस को बेटर वे में रन करना, तो फिर जो रेंट रिसीव होगा दैट विल बी ट्रीटेड इन द चैप्टर बिजनेस हेड, नॉट इन द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। वो बात अलग है कि अगर किराया कमाने का ही बिजनेस है, ईस्ट इंडिया डेवलपर्स का जो केस है, अगर किराया कमाने का ही बिजनेस है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में चला जाएगा, लेकिन बिजनेस कुछ और है और किराया आ रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे हेड में चला जाता है, दैट इज इन द चैप्टर ऑफ। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट, व्हाट आर द एग्जेम्पशंस अंडर द चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक तो उन्होंने फार्म हाउस एग्जेम्प्ट किया है। फार्म हाउस का मतलब वो वाला फार्म हाउस नहीं जहां आप जाते हो मैरिजेस पे। फार्म हाउस का मतलब जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है। फार्म हाउस एग्रीकल्चर के लिए कैसे यूज होगा? सिंपल, माना आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसके साथ कोई बिल्डिंग है विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट, स्टोरेज ऑफ एनिमल्स, स्टोरेज ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, एनीथिंग, सो दैट इज ऑल्सो अ फार्म हाउस, बट दैट इज प्योरली एग्रीकल्चरल काइंड ऑफ थिंग, दैट इज exempt। सेकेंड पॉइंट, एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ एक्स इंडियन रूलर, ये हर जगह मिलती है। जो पहले के राजा महाराजे थे उनका एक महल एग्जेम्प्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने। पहले इंडिया में थे ना राजे, आपने सुना होगा राजस्थान में उदयपुर का राजा, जयपुर का राजा, ये सब हुआ करते थे पहले, है ना। और भी कहीं कहीं है, लखनऊ, कई कई जगह होते थे राजे वाजे। तो जो एक्स इंडियन रूलर्स थे इनका सिस्टम खत्म किया था इन्होंने शायद 70s के आसपास, कि भाई अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम इंडिया इंडिपेंडेंट हो गए, इतना समय हो गया, तुम अभी तक राजा बनते फिर। तो उनको फिर भी एक महल की एग्जामेशन दे दी। वेल टैक्स आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि उनकी ज्वेलरी, ये वो कई चीजों की एग्जामेशन दे दी थी उनको, कि चलो ठीक है लेकिन तुम मानो तो सही, आओ तो सही, मर्ज तो हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो एक्स रूलर्स जितने थे उनका वन पैलेस आज भी एग्जेम्प्ट है ना। बट द बेनिफिट विल फिनिश सूनर और लेटर, बिकॉज इट विल नॉट गो ऑन, द एग्जामेशन विल कंटिन्यू ओनली अप टू द लाइफ ऑफ दैट रूलर। वंस ही एक्सपायर्स देन इट विल नॉट कंटिन्यू, क्योंकि जब राजा ही नहीं है तो फिर राजकुमार कहां से आया? हाँ, तो उसको नहीं मिलेगी ना, वही तो बता रहा हूं। हाँ, वो ले लेगा, ठीक है बिल्कुल। सबूत आपकी झोंपड़ी हो 18 गज की, मैं मजाक तो करता ही नहीं कभी क्लास में। माना आपकी झोंपड़ी हो 18 गज की और एक आपका 18 किलोमीटर का महल हो, तो क्या सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए में एग्जामिशन मिल जाएगी? आंसर इज यस, क्योंकि वहां तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं कितने स्क्वायर फीट का मकान हो, क्या है क्या नहीं। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट है, जो भी समझो। एक प्रॉपर्टी आपकी एग्जाम्प्ट है, चाहे फिर वो कच्ची कॉलोनी में 18 गज का मकान हो और फिर चाहे वो वसंत कुंज में 500 गज की कोठी। हाँ जी बिल्कुल, लैंड इंक्लूड होती है, बट हम तो रेंटल कैपेसिटी से तो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना। तो अगर सिर्फ प्लॉट है तो वैसे ही चैप्टर के प्रीव्यू से बाहर है। वो किंग आंख नहीं दिखाएगा ना, किंग आंख नहीं दिखाएगा। अब जैसे मान लेते हैं यूनियन होती है फैक्ट्री में, तो यूनियन का लीडर होता है ना, उसको पटाते हैं, आजा इधर आजा, ऐसा तो होता ही है। अन्ना हजारे, नहीं अन्ना हजारे तो अच्छा आदमी है, ये जितने भी होते हैं हीरो जो बवाल मचाते हैं दुनिया में, उनको हमेशा क्या किया जाता है? बुलाया जाता है, इधर आओ इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, क्या चाहिए तुम्हें, थोड़ा बहुत ले लो, शांति से काम करने तो जाओ यहाँ से। तो ये तो हमेशा होता है। तो जो पहले के राजे वाजे थे ना, वो ज्यादा गवर्नमेंट को कुछ समझते नहीं, तो उनको कवर अप किया जबरदस्ती। लेकिन अगर उनको बहुत ज्यादा मारेंगे तो फिर वो भी अपना दिखाएंगे तेवर, पैसा तो है ना उनके पास। तो इसलिए उनको शांत करने के लिए प्रैक्टिकल वर्जन लिया गया था कि ठीक है तुम शांति से रहो। और अभी भी ना उनको पूरी तरह से खत्म नहीं किया। आप कभी गए जयपुर? गए? मैं जयपुर ही ज्यादा जाता हूँ, तो वहां पर सिटी पैलेस है आज भी,
वो झंडा वंडा अभी भी दिखता है, वहां के लोग बताते हैं झंडा है मीन्स राजा अंदर है। वो कौन सा राजा कैसा राजा? तो लेकिन अभी भी ना वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, नाम के ही राजा आए थे, लेकिन वो है अभी भी, वो पूरी तरह से कंसेप्ट वैनिश नहीं हुआ अभी तक। आपने सुना होगा ये जो पटौदी था क्रिकेटर, इनके लिए भी तो कुछ ऐसी टर्म यूज होती थी कि वहां के राजा हैं फलाना नहीं, हम तो कभी गए नहीं हुआ, लेकिन मतलब अभी इंडिया से वो सिस्टम पूरी तरह से वैनिश नहीं हुआ। एनीवेज, तो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पशन हाउस प्रॉपर्टी की। पहली फार्म हाउस, किसान को एग्जाम्पशन दी, और दूसरी राजा को। राजा और रंक में कोई फर्क नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट बिल्कुल न्यूट्रल है। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर हम अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, वो बिजनेस साइड में जाएगी, मीन्स इस चैप्टर से एग्जाम्पशन हो जाएगी। फोर्थ, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एग्जाम्प्ट है या नॉन ऑक्यूपाइड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, 23(2)(a), 23(2)(b), वो सारा हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, गेम्स एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, रेजिडेंट ऑफ लद्दाख एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। वहां मेरे को लगता है कोई कैपेसिटी नहीं होती होगी लद्दाख में, कौन किराए पे लेगा जाके, आई डोंट नो, मैंने इसके लॉजिक नहीं पढ़ा, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट एग्जाम्पशन इज अवेलेबल फॉर द लद्दाख रेजिडेंट्स। पेज 34, क्वेश्चन 96 कहता है हाउ विल यू टैक्स द रेंटल इनकम अर्न्ड बाय जॉइंट प्रॉपर्टी ओनर्स। कुछ नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व करके लास्ट में उनकी प्रोपोर्शनेट आंसर को डिवाइड कर देंगे बस। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी तक जितने भी करते आ रहे हैं, उसमें वो कहता है जी इस प्रॉपर्टी के 3 मालिक हैं, ए बी सी, ए का 50% शेयर है, बी का 30%, सी का 20%, नो प्रॉब्लम। IFHP जो आएगी उसको 50-30-20 कर देंगे। एक सिर्फ इसमें पॉइंट है पूछने वाला और मेरे बताने वाला, अगर वो तीनों ही सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हो तो वो जो 1.5 लाख की लिमिट थी उसका क्या होगा? लॉ ने बेनिफिट देने के लिए बोल दिया तीनों को 1.5 लाख की मिलेगी। अगर मैं 10% का मालिक हूं तब भी 1.5 लाख की लिमिट मिलेगी? आंसर इज यस। द ओनली स्पेशल पॉइंट क्रिएटेड बाय दिस इज दिस। बाकी को ओनर्स के पॉइंट में सेक्शन 26 में मेरे पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? जो उनकी ऑनरशिप की परसेंटेज है उसके हिसाब से बाइफरकेट कर देंगे। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में जो डिडक्शन मिलनी है सेक्शन 24 क्लॉज बी की, जिसमें लिमिट थी आइदर 30,000 और 1,50,000 की, दैट लिमिट इज फुल्ली अवेलेबल। उसका परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप से कोई कनेक्शन नहीं है। ये नहीं कि 50-50 है तो चलो लिमिट 75-75 हो गई या एनीथिंग लाइक दैट, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, फुल्ली डिडक्टेबल। इजी? पक्का? चलिए नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ डी फैक्टो रेंट। डी फैक्टो रेंट इन्होंने कहा, एक दो सिचुएशन एग्जांपल देके समझाई है डी फैक्टो रेंट की। इन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि भाई रियल रेंट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हेरा फेरी की हुई हो ट्रांजैक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी किराए पे दी 5,000 रुपये महीने पे, साथ में आपको बोला कि जो मेरे घर का बिजली का बिल है वो भी तुम देना, कितना? 2,000 रुपये महीना, वो भी दे देना। तो प्रैक्टिकली रेंट कितना हुआ? दैट इज डी फैक्टो रेंट। पेपर पे 5,000 है बट वैसे 7,000 है। या मैंने बोल दिया आप मेरे बच्चे की स्कूल की फीस दे देना, से कुछ भी। नीचे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बंदा ना गैस सिलेंडर्स की कंपनी चलाता था, उसको किराए पे दे दिया आपने 8,000 रुपये महीने पे, और साथ में 500 रुपये महीने के 4 सिलेंडर भी ले लिए हर महीने। तो प्रैक्टिकली रेंट कितना हो गया? 10,000। 8,000 तो आप किराया ले रहे हो, 10,000। आपको पता है जब रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ती है तो कुछ डिपॉजिट भी लिया जाता है जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। तो उसका कुछ पोर्शन ऐड होगा? नो। उसका इंटरेस्ट ऐड होगा? नो। उसका कोई मतलब नहीं, वो तो रिफंडेबल होता है। लेकिन हो सकता है कि मैं बेवकूफ बनाने के लिए इनकम टैक्स को क्या कर दूं कि मैं कहूं जी मेरा किराया 10,000 रुपये महीना है और साथ में 1 साल के लिए मैं 1,20,000 नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी ले रहा हूं। अरे ये क्या बात हुई? नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी तो होती ही रिफंडेबल है। A security is a security if it is refundable, otherwise it is not a security at all. तो 10,000 रुपये महीना किराया ले रहा हूँ, लाख रुपए साल का, मैंने 1,20,000 रुपये साल का नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी ले लिया, तो वो भी तो रेंट ही हुआ। तो एक तरह से वो भी 10,000 रुपये महीना और जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? पक्का डी फैक्टर रेंट का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है?
उल्टा भी हो सकता है, वैसे उल्टा तो कोई करेगा नहीं, कि मकानदार जो है किराया ले रहा हो 10,000 रुपये महीना और उसके बाद वो किराएदार के बच्चे की स्कूल की फीस दे रहा है, मान लेते हैं, एक्सट्रीम एग्जाम्पल जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो 10,000 रुपये किराया और वो 1,000 रुपये महीना दे रहा, तो प्रैक्टिकली तो रेंट तो नो ही मिल रहा है उसको, तो रिवर्स एंट्री इज ऑल्सो पॉसिबल, बट ऐसा कभी होता नहीं। ठीक है, ऑल द कंसेप्ट क्लियर? पढ़ू इसको, मैं पढ़ दूं? लंबा सा है ना, आपको थोड़ा लग रहा होगा इसमें बहुत सारा माल है। पढ़ देता हूं, कोई बात नहीं तो आप अगली क्लास में कोई एक आ जाएगा, वो इसको पढ़ के बता दो, तो इसलिए बेटर है कि मैं इसको भी पढ़ लूं, शराफत मेरी इसी में है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डी फैक्टर रेंट। लिखा है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, दो दिस इज नॉट द ओनली डिसाइसिव फैक्टर। सही लिखा है, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर मीन, और क्या क्या देखते हैं हम? ईआरवी लिखने की बजाय आप बोलिए, हम इसके अलावा देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन, मार्केट रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। जो पहली लाइन लिखी है कि एक्चुअल रेंट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग जीएवी, बट दिस इज नॉट द ओनली डिसाइसिव फैक्टर। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएवी के बेसिस पर और सॉरी एआरवी के बेसिस पर ही सारा फाइनल हो जाता है। तो वी डू कंसिडर द अदर थिंग्स आल्सो, एंड दोज अदर थिंग्स आर स्टैंडर्ड रेंट, मार्केट रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इसलिए कहा देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस वेयर द ओनर एग्री टू बियर सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट। ये उल्टी कहानी पहले बता रहा है। For example, water and electricity bills of tenant may be payable by the owner. In this case, the de facto rent, that is, what should have been the actual rent, will be calculated by reducing from the rent received receivable the amount spent by owner on meeting the obligation of water and electricity bill of the tenants, as we have to tax rent from house property under this head and not the amount recovered for other services provided in the nature of electricity and gas. इस हेड में हम क्या टैक्स करना चाहते हैं? इस हेड में हम टैक्स करना चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी। बिजली पानी के बिलों के लिए अगर कुछ रिकवरी की है, वो हमने पहले भी पढ़ा था, उसको अलग कर देंगे, कंपोजिट रेंट का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड, इफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑनर इज मेट बाय टेनेंट, द डी फैक्टर रेंट बी कंप्यूटेड बाय एडिंग। अगर टेनेंट कोई ऑब्लिगेशन बियर कर रहा है तो फिर हम रेंट कैसे निकालेंगे? डी फैक्टर बाय एडिंग। ठीक है, बाय एडिंग टू द रेंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल द अमाउंट स्पेंट बाय टेनेंट इन डिस्चार्जिंग द ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेनेंट who is in the business of selling gas cylinders, besides giving rent of 8,000 per month, gives 4 gas cylinders every month free to the landlord, and the value of each cylinder provided free of cost is 500, then de facto rent shall be 8,000 plus 2,000, that is 10,000 per month. Easy है, बात समझ में आती है? अगर किराएदार किराया भी दे रहा है और मकानदार को कोई बेनिफिट भी दे रहा है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बेनिफिट विल बी एडेड, देयर इज नो डाउट इन दैट। फाइन। अगला पैराग्राफ लेकिन दो चीजों को मना कर रहा है, पढ़ भी देता हूं, पहले बता भी देता हूं। एक तो वो कह रहा है हाउस टैक्स अगर टेनेंट दे रहा होगा तो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑक्यूपायर की ड्यूटी है। ऐसा अगर वो रिपेयर करा रहा होगा मकान की तो भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी ऑक्यूपायर की ड्यूटी है। यानी अगर किराएदार हाउस टैक्स या रिपेयर बियर कर रहा है तो वो कोई मकानदार की ऑब्लिगेशन नहीं बियर कर रहा, वो उसकी अपनी है, कर रहा है तो ठीक है। यस, खुद का इलेक्ट्रिसिटी वाटर दे रहा है, जो भी है। इज इट क्लियर? मैं पढ़ रहा हूं। इट मे हाउएवर बी ऑब्जर्व्ड दैट द म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आर टू बी बोर्न बाय द ऑक्यूपायर, जो रह रहा है उसमें, हु इन द केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी इज टेनेंट। देयरफॉर if such municipal tax are borne by tenant, the rent received should not be increased to calculate de facto rent. ठीक है, आगे लिखा है further, where repair expenses are borne by tenant, the rent received receivable should not be increased to calculate the rent. यानी कि हाउस टैक्स और रिपेयर दोनों ही केसेस में हम de facto rent निकालने के लिए उस अमाउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। The deposit received from the tenant is a capital receipt, thus it cannot be treated as income. मैंने आपको पहले बताया था, ये जो डिपॉजिट है इसको क्या बोलते हैं बेसिकली? रिफंडेबल सिक्योरिटी। तो आप हाथ से ऊपर लिख दो, जो लिखा है ना द डिपॉजिट, उसके ऊपर आप मार्क करके लिख दो रिफंडेबल सिक्योरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए रिफंडेबल सिक्योरिटी। इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में द डिपॉजिट, पहला के बाद दूसरा अक्षर। द डिपॉजिट
डिपॉजिट वर्ड का क्या मतलब है? रिफंडेबल सिक्योरिटी। द डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम द टेनेंट फॉर प्रॉपर्टी इज ए कैपिटल रिसीट एंड दस इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। फर्दर वाइल डिटरमाइनिंग द एक्चुअल रेंट नो नोशनल इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट शुड बी कंसिडर्ड। क्या मतलब है इस लाइन का? नोशनल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? विभव, हाँ, इमेजिन तो है, एग्जाम्पल से मतलब यहां कहना क्या चाह रहा है? ठीक है आपका जवाब, बट इलस्ट्रेट करेंगे इसको एग्जाम्पल से। जैसे मान लेते मैंने आपसे प्रॉपर्टी किराए पे ली, तो मैंने आपको 5 लाख रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी दे दी। बड़ी प्रॉपर्टी में होता है, कमर्शियल में कोई खास फिगर नहीं है 5 लाख। अगर वो 5 लाख की मैं एफडी कराता तो मुझे साल के कम से कम नहीं तो 30,000 40,000 कुछ इंटरेस्ट मिलता। अब वो मेरा लॉस हो रहा है और वो पैसे आपने एफडी में करा दिए होंगे एज ए लैंडलॉर्ड, तो आपको इनकम हो रही है, बट उसको कंसीडर नहीं करते। कर सकते थे, करते नहीं। मतलब ये कोई बहुत ज्यादा लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि मकानदार के पास वो पैसा तो है ही ना, मेरा नुकसान हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है एज ए लैंडलॉर्ड। बट फिलहाल लॉ साइलेंट है, इस बारे में कोई प्रोविजन हमने पढ़ा नहीं, चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके। एज अ लॉ इज साइलेंट, तो नोशनल इनकम पर कोई टैक्सेशन नहीं। कल को अगर लॉ आ जाएगी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर लोगे तो उसका 5% टैक्सेबल होगा, 25C हो ही सकता है, लॉजिकल तो है, आप मानते तो नहीं इस बात को। आफ्टर ऑल जो मैंने पैसा दिया वो वेस्ट थोड़ी है, पैसा तो आप रखोगे ना, ऐसा तो है नहीं। उसके आप एफडी भी करा सकते हो, अपने यूज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इनकम तो हो ही रही है लैंडलॉर्ड को से इनडायरेक्टली। बट फिलहाल लॉ साइलेंट है, तो इसलिए यही लिखा जा रहा है कि नोशनल इंटरेस्ट इनकम, उस पर हम कोई एडिशन नहीं करेंगे। नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट के बारे में बताया जा रहा है, इट विल बी इंक्लूडेड इन द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन प्रो रेटा बेसिस। नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट तो कोई डिपॉजिट होता ही नहीं एक्चुअली, वो तो फिर एक तरह से पैसा दे ही दिया आपने, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बी लेट आउट ए प्रॉपर्टी टू मिस्टर सी ऑन द कंडीशन that he will make an advance deposit of 36,000 for renting the property to him for 36 months. रेंट था 7,000, तो डी फैक्टर रेंट कितना बन गया? 8,000। 36 महीने के लिए 36,000 दिया, तो एक तरह से 1,000 रुपये महीना उसका हमने प्रोपोर्शनेट प्रोरेटा बेसिस पर टैक्सेबल कर दिया। आगे कहता है, अ रिफंडेबल डिपॉजिट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एडवांस रेंट इज इग्नोर्ड वाइल कंप्यूटिंग ARV। एडवांस रेंट तो हम कंसीडर नहीं करते। क्वेश्चन में लिखा हो 25,000 महीना किराया, इस साल 3 लाख बनता था लेकिन 3.5 लाख आ गया, 50,000 एडवांस अगले साल का, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। जो हमारा इस साल का रेंट रिसीवेबल है हम उसी के बेसिस पे चलते। ठीक है। क्वेश्चन 98, ओनली ऑनर इज टैक्सेबल अंडर दैट IFHP, स्टेट इट्स एक्सेप्शंस। तो ये हमने पढ़ी हुई है एक्सेप्शंस। दैट वर्ड ऑनर इंक्लूड्स डीम्ड ऑनर, एक तो वो वाला पूरा कंसेप्ट आएगा, और 25A, 25AA और 25B, ये तीनों सिचुएशंस में ऑनर नहीं भी हो, प्रॉपर्टी बिक भी चुकी हो, तब भी क्या होनी चाहिए उसको छोड़ो, जो ऑक्यूपाई कर रहा है। एक्चुअली म्यूनिसिपल टैक्स होता है फैसिलिटीज के लिए जो आप यूज कर रहे हो, तो यूज तो ऑक्यूपायर ही करता है ना, देता लैंडलॉर्ड, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी होने को अगर ऑक्यूपायर भी पे कर रहा है तो वो एडिशन नहीं होगा, ये समझाया बस। ऑनर पे कर रहा है तो कुछ नहीं होगा, वो तो उसको देना ही है। डिडक्शन तो माइनस करते हैं, हाउस टैक्स पेड बाय द ऑनर, पूरा चैप्टर बीत गया इसी काम में करते करते। नहीं, ऐसा है, वो ये कह रहा है कि रूटीन में तो हाउस टैक्स लैंडलॉर्ड को ही देना होता है। बाय द वे अगर ऑक्यूपायर यानी टेनेंट भी दे रहा है तो एडिशन नहीं होगा, बस वो इतना ही कहना, उसको ऐसे ही लो सीधा सीधा, एडिशन नहीं होगा उसको। ठीक है। पेज 36, क्वेश्चन 99 मिला। हाउ वुड यू ट्रीट द इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ लैंड? ये मैंने करा दिया आपको, भी बताया था ना मैंने। अगर कोई मैरिजेस के लिए, सेल्स एग्जीबिशंस के लिए और किसी पर्पस के लिए अगर आपने जमीन किराए पे दी है तो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज का भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको। सब लेटिंग इज आल्सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे एक एग्जांपल भी दिया है कि एक आदमी ने 60,000 रुपए में 20 कमरे किराए पे लिए, फिर उसने एक कमरा 4,000 में दिया, खर्चा हुआ 2,300 रुपये और,
तो मैंने इसमें करके दिखाया 4,000 रुपये महीना मिला, तो हो गया टोटल 48। रेंट 20 कमरों का 60,000 यानी 3,000 रुपये महीना दिया। समझ में आ रहा है? 20 कमरे 60,000 रुपये महीने पे लिए यानी 3,000 रुपये महीने पे लिए, तो टोटल हो गया 36,000 और 2,300 रुपये रेंट कलेक्शन एक्सपेंस आया, दैट इज इनकम फ्रॉम। फिर एक और पॉइंट लिया मैंने, इफ प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड टू स्पाउस द ट्रांसफर इज ट्रीटेड लाइक डीम्ड ऑनर, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ द मनी इज ट्रांसफर्ड बाय से मिस्टर एक्स टू मिसेज एक्स एंड आउट ऑफ द गिफ्टेड कैश शी अर्न्स रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या बताया था, उस सिचुएशन में फिर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे, डीम्ड ऑनरशिप नहीं आएगी लेकिन क्लबिंग प्रोविजन, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं बेसिकली पहले। देन प्लीज इलस्ट्रेट विद फ्यू एग्जांपल्स द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट, ये भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। आज भी क्लास की जब स्टार्टिंग हुई थी तब मैंने आपको समझाया था कि अगर सेपरेबल है फिर तो आधा IFHP और बाका अदर सोर्सेस। अगर बिल्डिंग इनसेपरेबल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिनेमा हॉल या कोई ऑडिटोरियम या कोई भी एनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तो दैट फर्निश्ड बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम। इसकी 2-3 एग्जांपल्स दी हैं, ये प्लीज आप पढ़ लीजिए। सिंपल इलस्ट्रेशंस हैं, मैंने आज भी सवेरे आपको बताई हैं, लाइक बिल्डिंग अलग, कार अलग, वही सारी चीजें लिख के दी हुई हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चंस इसलिए प्रिपेयर करके दे देंगे, बाय द वे अगर थियरी आ जाए एग्जाम में तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड होगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर मुझे देना है बात कर। ठीक है, क्वेश्चन 103। क्वेश्चन 103 ये कहता है कि अगर कोई क्लब है, मान लेते हैं कि आप सबने मिलकर क्लब बना लिया और एक प्रॉपर्टी ले ली और आप हर महीने उसमें पैसे डालते हैं और कुछ एक्टिविटीज करते हैं क्लब मेंबर्स के लिए, जो पैसे बच जाते हैं ये नहीं कि वो प्रॉफिट हो गया, वो फिर क्लब के पास ही रहते हैं, क्लब अपनी एक्टिविटीज के लिए रिटेन कर लेते हैं। इसमें कोई इनकम जैसी तो कोई बात नहीं हो रही। तो केस हुआ होगा टैक्सेशन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया इन द केस ऑफ कैंप स्पोर्ट क्लब CIT 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस तरह की जो म्यूचुअल एक्टिविटीज हैं क्लब टाइप, जिसमें किसी को कोई इनकम नहीं हो रही, मेंबर सिर्फ पैसे दे रहे हैं और एक्टिविटीज हो रही है, लाइक कोई फंक्शन हो रहा है और समथिंग लाइक दैट, और पैसे बच भी रहे हैं तो वो क्लब के पास ही रह रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लब। देयर इज नो इनकम नाइदर टू द क्लब नॉर टू एनी पर्सन, देयर इज नो क्वेश्चन। नॉमिनल म्यूचुअल एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूशन से मेंबर्स कर रहे हैं, नो आउटसाइडर इज अलाउड। जो फैक्ट्स ऑफ द केस थे उसमें कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं था, ओनली टू द क्लब मेंबर्स एंड देयर गेस्ट। इसमें देयर इज नो इनकम, कोई इसमें इनकम कमाने जैसा कुछ नहीं लग रहा। सो द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन दिस केस कि भैया ये कुछ नहीं होगा, इसमें कोई टैक्सेशन नहीं होगा, इसमें कोई हाउस प्रॉपर्टी या किसी भी इनकम के हेड में टैक्सेशन का कोई लॉजिक है ही नहीं। दिस इज अ म्यूचुअल काइंड ऑफ एक्टिविटी। ये बिल्कुल वैसा जैसे आप सब लोग 20 लोग मिलके आज 500-500 रुपए इकट्ठे करो और पिकनिक पे चले जाओ, शाम को पैसे बच जाए, तो कोई इनकम होगी क्या? इट वॉज फ्रॉम योर म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली, द कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मोर, द एक्सपेंसेस वर लेस। इट डज नॉट मीन दैट देयर इज इनकम, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इनकम, दिस इज सच काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। फाइन। Next question, question 104. Whether list given under section 24 is exhaustive? Yes. लॉजिक से काम नहीं चलेगा, डिडक्शन 2 ही है तो 2 ही है, 24B इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और बाकी जो कुछ बच गया वो 24A में 30% खत्म। 2 ही है तो 2 ही है, तीसरी कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं। इज इट फाइन? ठीक है। सो नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर स्टडी मॉड्यूल 105, 6, 7, 8, 9। करो आप इसको, करो। हाँ। शुरू करो, स्टार्ट विथ क्वेश्चन 105। फटाफट फटाफट करो, इसको टेस्ट मान लो अपना।